आपका स्वागत है हमारे YouTube परिवार सक्सेस मित्र में। तो आज से आपको मैथ चालू करते हैं। मैथ्स की पहली क्लास है तो आपको PYQ सीरीज से हम चालू करते हैं, क्योंकि आपके अंदर का डर ख़त्म करना है मैथ के प्रति। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जब मैथ का पेपर देने जाते हैं तो मैथ में अक्सर उनको डर लगता है, अक्सर मैथ का क्वेश्चन पहले नहीं करते या फिर करते भी है तो लास्ट में करते हैं। और ये ख़त्म करने के लिए मैं आपका शुरुआत PYQ सीरीज से करता हूँ। तो PYQ सीरीज में आज का पेपर है, PYQ सीरीज का अर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो PYQ सीरीज में आज का क्वेश्चन है SSC CGL का। SSC CGL जो 9 मार्च को आपका पेपर हुआ था, SSC CGL जो 9 मार्च को आपका पेपर हुआ था, 9 मार्च शिफ्ट थर्ड S3 शिफ्ट थर्ड। तो ये पेपर की मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए आपका पेपर में सवाल को ना सॉल्व करने पाने की 2 वजह हो सकती है। एक तो आपको सवाल आता नहीं है, और दूसरा आता अगर है तो आप ठीक ढंग से या टाइम बचाकर उसे कर नहीं पाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका पेपर 2 कारणों से नहीं हो सकता। या तो आपको क्वेश्चन आता नहीं है, और या तो आता है तो आप टाइम बचाकर उसे ठीक ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम दोनों के लिए आपको बताएंगे। तो आज पहले के लिए आपकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन आते ही सबसे पहले ये सोचना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। ठीक है, तो इससे हम हालचाल पहले पूछते हैं कि P+Q। अब देखिए क्या दिया है, P+Q आपको दिया है, PQ आपको दिया और पूछ ये रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है, इसमें आपका क्यूब है, ये क्यूब है। तो ये क्यूब कैसे आ सकता है? जब इसका क्यूब किया जाए, या तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला नीचे लिख रहे हैं, P³ + Q³ बराबर होता है P+Q। ठीक है, P² + Q² - PQ। देखें इस फार्मूले में, देखिए आपको क्या पता है, ये P+Q पता है, ठीक है, ये PQ पता है, लेकिन P² + Q² नहीं पता। तो इसके लिए इसका पहले मान निकालते हैं। तो जैसे P+Q बराबर 7 दिया, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो P+Q का स्क्वायर हो जाएगा P² + Q² + 2PQ बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसका मान तो हमें पता है 5, तो 2 × 5 हो जाएगा 10, और 49 में 10 घटाएंगे जब तो हो जाएगा 39। इसका मान आ गया 39। अब इसी का मान, इस सब का मान उठा के इसमें रख देंगे। तो P+Q का मान 7 है, इंटू P² + Q² का मान कितना है, 39 आया है। तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 39 - PQ का मान 5। तो ये 7 × 34, 39 - 5 34। तो 7 को 34 से गुणा करें, 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21, 2 = 23, 238 आ गया। ठीक है, अब इसे हम दूसरी तरीके से करते हैं। अगर इसको फार्मूला ये ना रखें और इसे डायरेक्ट इसका क्यूब कर दें, तो इधर आपको समझा देते हैं। ये मेथड फर्स्ट हो गया, ठीक है, इधर मेथड 2। ठीक है, इसको P+Q का बराबर 7 है, इसका क्यूब कर देते हैं। घन करने पर ठीक है। अब देखिए घन करेंगे तो इसका फार्मूला आना चाहिए। इसका घन होता है, जैसे इसका घन का फार्मूला आपको लिखा देते हैं, A + B का होल क्यूब का फार्मूला A³ + B³ + 3AB A + B। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी तरह P+Q का जब होल क्यूब करेंगे तो इसका आएगा P³ + Q³ + 3PQ P + Q। ठीक है, और 7 का क्यूब होगा, जैसे दोनों पक्षों का करते हैं, तो 7 का क्यूब होगा 343। ठीक है, अब इसका हमें मान निकालना है, इसका मान पता है 3PQ। तो इसका ऐसे नोट कर लेते हैं, P+Q का होल क्यूब + 3 × PQ का मान हो गया है 5,
और P प्लस Q का मान हो जाएगा 7। तो 5 7 35 3 105, और इसको 343 ऐसे लिख देते हैं। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर, इसका इधर से पक्षांतर करेंगे तो 5 से 15 7 105, तो 343 माइनस 105 और 238 आपका आंसर हो जाएगा। इसको घटाकर 238 लिख देंगे। तो कितनी आसानी से होगा। देखिए ये भी आसान है, ये भी आसान है, लेकिन इसके लिए एक अतिरिक्त आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। ये 39 होगा। तो इसलिए ये सवाल आप लोग देखिए, ये आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद करा देते हैं इस समय, जिसे हम बेसिक से जब अलजेब्रा पढ़ेंगे बेसिक से, तो आप सबको ये फार्मूला हम बताएंगे। लेकिन अभी आपके लिए ये फार्मूला, ये बेसिक है, ये थोड़ा बहुत याद करना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आएगा। तो आगे सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल सेकंड नंबर 2। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखते हैं इस सज्जन को क्या तकलीफ है। तो ये बता रहा है एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया रहता है, क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना, सबसे पहले वो त्रिभुज बता रहा है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब बता रहा है ABC, ए इधर रखते हैं, बी इधर रखते हैं, सी इधर। देखिए जब हमको कोई भी जानकारी ना दी हो, कोई भी त्रिभुज नहीं दिया हो तब ए को इधर रखते हैं, बी को इधर रखते हैं, सी को इधर। ए को हमेशा ऊपर लेना है जब कोई भी जानकारी ना दी हुई है। तो ये बता रहा है ए बी बराबर ए सी। तो ये ए बी भुजा हो गई, ये ए सी भुजा, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो और ये कोण ए बी सी बराबर 72 अंश दे रहा है। ठीक है, ये इतना सवाल दिया है। आपसे पूछा गया बी ए सी, इस सज्जन को ये तकलीफ है कि इसका बी ए सी गायब है। बी ए सी मतलब ये ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए ये निशान कोण का निशान है, और जब ऐसे लिखा हो तो ये भुजा बराबर। ठीक है, तो अब कैसे याद करेंगे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, जैसे एक समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर, तो समान भुजा जैसे ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे। एक कॉन्सेप्ट ये है कि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, समान होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जैसे इसमें 2 कोण आ गए, तो त्रिभुज के, ये त्रिभुज का निशान है, इसको जान लीजिए बच्चों आप। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि अंतःकोण किसे कहते हैं। ठीक है, अंतःकोण यही अंदर वाला कोण, जैसे जो 3 बने हैं, जैसे ये हुआ, तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये 72 होगा, ये 72 होगा, दोनों मिलके 144 हो गए। तो 180 माइनस 144 बराबर 36 अंश। 36 अंश ये होगा x का मान, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से ये 2 कॉन्सेप्ट, और कितना सरल सवाल है ये, कितना सरल सवाल पेपर में आता है। तो ठीक है, आते हैं तीसरे सवाल पे। चल
तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आगे इसी क्रम में बढ़ते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है। अगर आपको ये समझ में आ गया तब आप आसानी से हल कर ले जाएंगे, और ये समझ में नहीं आ रहा तो आपका बेसिक कमज़ोर है। तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए। तो 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये होता है। उसी अवधि के लिए सामान्य राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमको ये सवाल पढ़ के समझ में आ गया कि क्वेश्चन साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का है, मिश्रित क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक से 1000 रुपये लोन लेते हैं, 1000 रुपये का लोन लेते हैं और आप पर बैंक 10% ब्याज दर लगाती है। ठीक है, अब मान लीजिए वो बैंक पहले आपको साधारण ब्याज पर देती है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? ठीक है, आप मान लीजिए 10% है तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 10, जैसे साधारण ब्याज इसका 10% होगा तो 1000 गुणे 10, और परसेंट का मतलब होता है अपान में 100। तो ये लिखते हैं तो ये 2 जीरो कट गया बराबर 100 आ गया। ठीक है, तो ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज होगा, ये इधर साधारण ब्याज है, ये इधर चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कि इसी का ऐसे 10% इसका भी होगा तो 100, तो ये दोनों बराबर आ गया। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। देखिए, हर बात से मैथ में निष्कर्ष निकालेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है तब जब आपका ये सेम हो, ब्याज दर सेम हो और मूल्य सेम हो, मूलधन सेम हो। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वर्ष पे। ठीक है, सेकेंड वर्ष का भी साधारण ब्याज ऐसे निकालेंगे इसी तरह, तो आएगा 100। तो सेकेंड वर्ष का साधारण ब्याज आएगा 100। ठीक है, और सेकेंड वर्ष का इसमें भी साधारण 100 आएगा। लेकिन क्या साधारण ब्याज सेकेंड वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर ही नहीं? अगर ऐसा करेंगे तो कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी 10% लगा देगा। जैसे जो पहले वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 100 पे 10% लगा के वो चार्ज कर लेगा। तो 100 पे 10% लगाएंगे तो 10 आएगा, और 10 सेकेंड ईयर का ब्याज हो जाएगा। तो ठीक है, अब जोड़ते हैं 2 वर्ष के लिए। जैसे ये फर्स्ट वर्ष हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ष का है और ये सेकेंड वर्ष। ठीक है, तो ये दोनों वर्ष का ये होगा 200 रुपये। ठीक है, और ये हो गया 210 रुपये। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर क्या है ये आप लोग समझ जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो ये ब्याज जो साधारण ब्याज निकला है ये इतना दोनों में सेम होगा। साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है साधारण ब्याज का अलग बना लेते हैं, इधर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का इधर अलग बना लेते हैं। ठीक है खाना। अब आते हैं इस पे। देखिए, ये उसी अवधि के लिए यानी 2 वर्ष के लिए 400 रुपये है। तो पहले वर्ष में जैसे दोनों वर्ष का सेम आया, अगर ब्याज दर सेम है तो दोनों वर्ष का सेम आएगा। तो एसआई के लिए 200 पहले वर्ष का बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी 200 आ जाएगा सीआई में, और सेकेंड वर्ष के लिए भी 200 बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर 200 सेकेंड वर्ष के लिए तो होगा ही, लेकिन अब इसमें 200 400 हुआ, और इसमें दिया कितना है 408 रुपये, यानी 200 400 हो गया। तो सेकेंड वर्ष 8 रुपये ज़्यादा लगा, और ये 8 रुपये इस पे लगा, ये 8 रुपये इस पे लगा। तो 8 रुपये का 200 पे कितना परसेंट हुआ, यही ब्याज दर हो जाएगा। तो 200 100 एकम 100 100 दूनी 200 2 एकम 2 4 4% ब्याज होगा।
आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये 200 पे 8 रुपये ब्याज लगा, किस दर से लगा तो वही निकाला हूँ, 8/200 × 100, ठीक है। ऐसे ही अलग ये बेसिक होगा और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये एसएससी सीजीएल 2017 का सबसे कठिन पेपर माना जाता है अब तक का सीजीएल का, मेंस में आया था और ये 2017 में भी क्वेश्चन आया था। ये 2019 में सिर्फ 9 मार्क्स सिर्फ 3 को तो आया ही है, लेकिन ये 2017 में भी आया था, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए इस तरह के सवालों में कुछ ध्यान देने वाली बात होती है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें सीधा ये आंसर 0 आप लिख सकते हैं, ऐसे 0 लिख दीजिए और आंसर अभी आपको कैसे 0 लिखा गया ये भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, इस तरह के सवाल 2-3 आपको आते हैं, 2-3 सवाल हमेशा पेपर में आते हैं जो आपको फंसाएंगे बहुत तगड़ा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, हर सवाल में 0 आंसर नहीं आएगा ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जैसे किसका मान निकल सकता है। जैसे cos 10 का मान तो निकाला नहीं जा सकता, cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। cos 50 का भी मान निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। अब cos 70 का भी मान निकाला नहीं, अब आया cos 90 और ये cos 90 ऐसे करके आप 0 लिख दीजिए। cos 90 का हमेशा मान 0 होता है, आप वो टेबल पढ़े होंगे तो cos 90 का मान 0 होता है और 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर 0 ही आएगा। तो इसका सिंपल सा वो था कि 0। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब हम पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर, तो आपको मान निकालना, मान कैसे निकालते हैं और मान क्या क्या होता है ये सब याद कराएंगे। तो इसके लिए आप लोग बेसिक से पढ़ने का इंतज़ार कीजिए और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसी क्रम में बढ़ते चले जाते हैं। देखिए सरल सवाल कराने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि सरल ही सवाल करा, सरल सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है, कितना सरल है। आप लोगों को पेपर देख के डरते हैं कि हाँ मैथ का सवाल आ गया, मैथ का सवाल कुछ नहीं है, कठिन ही नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आप ये सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका भी क्वेश्चन आंसर अगर आप थोड़ा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं तो इसका भी देखते ही आंसर आप लोग 3 मार देंगे, यही 3 होगा, बाकी ये दोनों कट हो जाएंगे आपस में। देखिए cos 2θ का फार्मूला होता है, cos 2θ का फार्मूला होता है। देखिए जब हम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से पढ़ाएंगे तो cos 2θ का फार्मूला आपको निकाल कर भी दिखाएंगे, लेकिन अभी आप cos 2θ का 3 फार्मूला होता है। जैसे cos² - sin², ये एक हो गया। अब देखिए जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको sin² प्लस cos² आइडेंटिटी जब आप पढ़ेंगे तो बराबर 1 होता है, ठीक है। तो एक बार हम cos को चेंज करके देखते हैं। cos को चेंज करेंगे 1 माइनस, जैसे cos² का अगर मान निकालना हो हमें तो cos² बराबर 1 माइनस sin², ठीक है। 1 माइनस sin² यहाँ रख देंगे तो ये cos² को 1 माइनस sin² अब देखिए ये माइनस में दोनों जुड़ के माइनस कॉमन लीजिए, दोनों जुड़ गए 1 माइनस 2 sin²। अब देखिए इसी का मान, अब इस पे तीसरा ये दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इसी पे sin² का मान निकाल के रख देते हैं, sin² बराबर 1 माइनस cos²। जब इस फार्मूले में ये रखेंगे तो आएगा cos 2θ बराबर, रख के देख लीजिएगा घर पे आप लोग, 2 cos² -1। देखिए अब इसमें दिया क्या है, 1 माइनस 2 sin², यही cos 2θ का मान दिया है, ठीक है। तो 3 cos 2θ अपान, देखिए और क्या दिया, cos² माइनस, और ये दिया है तो cos 2θ आ जाएगा, cos 2θ ये कट गया, 3 आ गया। देखिए अगर आप और बढ़िया तो 1 का मान लिख दीजिए, 1 का मान ये जो बताया है sin² प्लस cos², तो इससे भी sin² प्लस cos² -2 sin² ये उतार देते हैं,
2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, cos स्क्वायर माइनस 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा, ये कट गया, 3 आ गया। 3 चाहे इधर से कान पकड़िए घुमा के, चाहे उधर से पकड़िए, बात एक ही पड़ेगी। और आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तो ये सब बेसिक आइडेंटिटी है, ये सब इतना आसानी से सवाल, इसको देखते ही 5 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड केवल आपको देख कर आंसर टिक करना है। एसएससी सीजीएल में जबकि एक प्रतिष्ठित नौकरी देती है, हर उसका एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं इतना सरल, तो आप सोच सकते हैं कि सवाल कितना सरल रहता है। और लोग मैथ से डर के सवाल को गलत कर देते हैं या सही ढंग से कर नहीं पाते। देखिए, आपको कठिन सवाल जो आते हैं 2 ही 4 आते हैं, उस पर समय बेकार न करके सरल सवालों को आपको जल्दी से निपटा देना है, जिससे कठिन सवालों पे आप लोग टाइम दे सकें। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। तो इसमें लिखा है सबसे बड़ी संख्या जो स्टार की जगह आके संख्या 11, 90 स्टार 6 संख्या को 9 से विभाजित है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम सीखना पड़ेगा। 9 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं, 9 से वही संख्याएं विभाजित होती है। जैसे ये संख्या, तो इसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसके पहले अंकों का योग ज्ञात करते हैं। तो 1 1 1 2 2 9 11 11 6 17 17 आ गया, 17 प्लस स्टार, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या तो 17। अब देखिए विभाजित संख्या कितनी होगी 9 से। 9 से अगर 17 प्लस करेंगे तो 17 प्लस 1 करेंगे, स्टार की जगह अगर 1 रखते हैं तो 18 आता है। 18 क्योंकि 9 से विभाजित है, ठीक है, प्लस इसके बाद 27 आता है, लेकिन ये 27 लिखेंगे तो 17 और यहाँ प्लस 10 करना पड़ेगा, तब 27 आएगा। चूँकि एक ही स्टार एक ही संख्या है तो इसलिए ये डबल अंक हो जाएगा, इसीलिए स्टार की जगह 1 ही आएगा, तो इसीलिए स्टार की जगह 1 ही आंसर होगा आपका, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, या तो फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ये इस संख्या का योग ज्ञात करेंगे तो 17 आया, इस संख्या का योग 17 और प्लस स्टार की जगह स्टार ले लेते हैं, ठीक है। 17 अब 17 में क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित होता है, तो 9 से विभाजित होने के लिए 9 दूनी 18, 18 विभाजित होता तो स्टार की जगह 1 आ गया, और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 जब करेंगे तो ये इसमें डबल अंक आ जाएगा, और जबकि स्टार सिंगल डिजिट है तो इसीलिए आपको 1 ही रखना होगा, तो 1 ही होगा आपका आंसर। तो आते हैं नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 515 × 485। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या खिलवाड़ है कि आपको गुणा भी, ये एसएससी सीजीएल 9 मार्च शिफ्ट 3 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का। बताइए, इतना सरल क्वेश्चन। अब आप चाहे इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है, और या तो ये एक कॉन्सेप्ट पर दिया गया है, जैसे ये 500 प्लस 15 है, ठीक है, और ये 500 माइनस 15 है, ठीक है। अब आप ये कॉन्सेप्ट तो पढ़े होंगे, अगर बचपन में पढ़े हो अलजेब्रिक फंक्शन में, तो अलजेब्रिक इक्वेशन में पढ़े होंगे a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब ये आप पढ़े होंगे a प्लस बी। अब देखिए ये क्या लिखा है, अगर 500 को a माने हम और इसको b माने तो a प्लस बी लिखा है। अगर 500 को a मानते हैं, 15 को b, तो a माइनस बी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 500 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 500 का स्क्वायर आएगा 50 25 और 2 जीरो है तो 4 जीरो आएगा, ठीक है, माइनस 15 का स्क्वायर आएगा 225। अब देखिए, अब आपको स्क्वायर करना, हम जिनके अंकों के
लास्ट में जिस संख्या के अंकों के लास्ट में इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना आपको इसी लगे हाथ सिखाए देते हैं। जैसे इसका निकालना हो, ठीक है, तो हम 25 करेंगे, ये सीधे 5 का 5 से गुणा ऐसे लिख लेंगे और प्लस इसमें एक प्लस करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 1 से गुणा कर देंगे 2 आएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग 45 का करिएगा, 65 का करिएगा, 55 का करिएगा, ऐसे आप लोग करके बताइएगा। देखिए एक का फिर करके बता देते, 45 का आप लोग 45 गुणे 45, 25 और इसमें एक प्लस करेंगे इस संख्या में तो 4, ये आ जाएगा 5, 5 चौक 20, 20 25। तो ऐसे आप लोग 45, 65, 55, 75 इसका करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसको घटाते हैं, तो इसको घटाने पे क्या आएगा, देखिए सीधा सीधा घटाते हैं, कुछ भी नहीं है। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब चाहे इसको डायरेक्टली गुणा कर लीजिए, तो डायरेक्टली हम वैदिक गणित पढ़ाएंगे तो आपको डायरेक्ट गुणा करना सिखाएंगे। जैसे 515 गुणे 485 वैदिक गणित जिस दिन आपको पढ़ाया जाएगा कैलकुलेशन पार्ट में, उस दिन मैं आपको इसको एक लाइन में गुणा करना सिखाऊंगा। आज भी थोड़ा बहुत दिए देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, हम 25 के 5 हासिल आया 2, ठीक है। 5 के नम 5, 5 40, 40 5 45, 2 47 हासिल आया 4, ठीक है। 25 और 20 45, पहले इसको करेंगे 25 और फिर इसको करेंगे 20 45, 45 8 53 और 53 4 57 हासिल है 5, ठीक है। अब वापस लौटेंगे, इसको करेंगे 8 5 40 और ये 5 जोड़ेंगे 45 और 4 49 हासिल है 4 और 5 चौक 20 4 24। देखिए ये आपको आसानी से हम वैदिक गणित जिस दिन आपको पढ़ाएंगे उस दिन आपको आसानी से गुणा करना एक लाइन में, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक तक का गुणा आपको एक लाइन में करना सिखा देंगे। तो इसीलिए आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अगले क्वेश्चन 8 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए ये सवाल आप लोग पढ़िए। एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर, ये कामा लगा का परिमाप, फिर अलग लाइन है 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई, देखिए वर्ग और आयत, ये मेंसुरेशन चैप्टर का सवाल है। और वर्ग और आयत पहले हम सीखते हैं, वर्ग और आयत होता क्या है। देखिए वर्गाकार जो आकृति होती है वो 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है और चारों भुजाएं जो उसके होते हैं समान होती हैं। तो इसके एक भुजा मान लेते ए है, दूसरी भुजा भी ए है, तीसरी भुजा भी ए है, चौथी भुजा। और जो आयताकार आकृति होती है वो ऐसी होती है, 4 भुजाओं से घिरी हुई ये होती है, ये एल होता है, ये एल होता है, ये दोनों समान होता है और सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए इन दोनों में खास बात ये है कि इसका हर कोण 90 होता है, ठीक है, इसका हर आंतरिक कोण 90 होता है। तो आयत और वर्ग के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका हर कोण 90 होता है। जैसे वर्ग का होता है, ये स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है, और ये आयत है, ठीक है। अब देखिए, अब वर्ग की परिभाषा है कि चारों भुजाएं बराबर हो, 4 भुजा से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों आंतरिक कोण 90 अंश के हों, तो ऐसी भुजा को वर्ग कहते हैं, ऐसे आकृति को वर्ग कहते हैं। और आयत की परिभाषा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 हों, तो इसको आयत कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप यही होता है कि जो बाहरी जिस सतह को हम टच कर सकते हैं, जिस सतह को बाहरी सतहों को का ये जो सतह है यही परिमाप है, इसका योग
चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो इसकी चारों भुजाओं का योग होगा 4a, ठीक है, ये परिमाप होगा इसका, ठीक है, ये परिमाप है। और ये आयत है, तो आयत का होगा चारों भुजाओं का योग, एल बी एल बी, तो 2l + 2b, ठीक है। इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, 2l + b, ये होता है परिमाप, ये होता है इसका परिमाप, ठीक है। अब आते हैं क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल लगे आप सीख लेते हैं क्योंकि आगे हो सकता है काम दे। तो क्षेत्रफल होता है इसका इस भुजा का दोनों का गुणा, तो a², और इसका इस भुजा का गुणा LB इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल बिल्कुल आसान है, तुरंत हो जाएगा आपसे। जैसे ये क्या दिया, 35 और 15 मीटर वाले आयताकार, तो आयताकार भूखंड का परिमाप कितना होता है, 2l + b, तो 2 × l कितना दिया, 35 + b कितना दिया, 15, ठीक है, बराबर परिमाप वर्गाकार भूखंड के बराबर है। तो वर्गाकार भूखंड मान लेते हैं, इसकी वर्गाकार भुजा a ही है, तो 4a, ठीक है, इसका परिमाप, इसका दोनों का सेम है। तो 35 + 15 50 दूनी 100, 100 = 4a, ठीक है। इसको काटेंगे 4 25, a = 25, यानी भुजा की लंबाई 25 आ गई, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से, पहले इसको समझना, बेसिक से समझना जरूरी है, फिर सवाल इतनी आसानी से आपका होगा जितना आसान से आप सोचे नहीं होंगे कि हाँ, अगर ये आप बेसिक जानते हैं तो सवाल कितना। और सरल सवाल पढ़ाने का यही मतलब है। ये SSC CGL का उस मतलब 2019 का सबसे सरल पेपर है। और सरल सवाल पढ़ाने का मतलब यही है कि हाँ, आप लोगों का डर ख़त्म करना है, प्लस आप लोग कैसे इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप लोग हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हम इन्हीं क्वेश्चन में से अंक बदल कर या फिर इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे वहाँ पे क्विज के रूप में, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन बचे हैं, ये 8 क्वेश्चन हो गया। अभी DI को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, तो हो सकता है 5-6 DI को छोड़ कर अभी 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। और एक बात और, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब जो चैनल होता है वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लस हमारी वीडियो देखते रहिए। और जो सवाल दिया जाए उसको घर पे एक बार ज़रूर करिएगा, क्योंकि करते करते अभ्यास से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे कल पढ़ाएंगे।